चलो बच्चों, अपना हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था। सब लोग को हाइब्रिडाइजेशन के सारे पॉइंट्स हमने समझा दिए थे। उतने पॉइंट्स आप पहले हाइब्रिडाइजेशन के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर सेकंड राउंड अपन फिर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, दो पोल का मतलब एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो दो पोल जो होते हैं, एक इनमें एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे इसको देखो, सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बन रहा है H2, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। क्यों रहेंगे सेंटर में? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। और ये जो बॉन्ड बनेगा ऐसा, एक ये और ये देखिए ऐसा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में है। ना कोई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुआ है, ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल एकदम सेंटर में। तो इसमें डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। आइडेंटिकल एटम है, यदि आइडेंटिकल एटम है, दोनों की EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि आइडेंटिकल एटम है। तो इनमें डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। इनका डाइपोल ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन तुम इसको देखो, HCl, बेटा H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए वो सेंटर में ना रह के Cl की तरफ शिफ्ट हो गया। ये Cl की तरफ शिफ्ट हो गया। इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल डेवलप हो गया। ये डाइपोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव। तो बच्चों, जब आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, सेम एटम होते हैं, तो डाइपोल क्रिएट नहीं होता, चार्ज का सेपरेशन नहीं होता। म्यू 0 होता है। यहां पर देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है और बाकी दूसरा एटम पॉजिटिव। तो यहां पर चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्रिएटेड। अब डाइपोल क्रिएट हो गया, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव हो गया। नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, अब एक लिख दिया मैंने, आप दूसरा आप लिख सकते हो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया
और हम बोलेंगे इसका म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ है, पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, जबकि यहाँ 0 होता है। तो ये दोनों बातें आपको समझ आई कि नहीं आई, बताओ? ये दोनों बातें समझ आई आप लोग को? सर फिर से रिपीट कर दीजिए। पहले लिख लें। हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर बोथ आर आइडेंटिकल एटम, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है आइडेंटिकल एटम से बन रहा है, आप चाहो तो लिख सकते हो आइडेंटिकल एटम। और यहाँ एक हाइड्रोजन है, दूसरा Cl। अब ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है 2.1, तो इसकी भी 2.1 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ये जरा सोचो कि अगर मान लीजिए आपने, ये देखिए यहां पर इस तरफ अट्रैक्ट करने वाला और इस तरफ खींचने वाला, इधर कोई जितने पावर से खींच रहा है उतने पावर से इधर खींच रहा है, तो क्या ये सेंटर डिस्टर्ब होना चाहिए? बताओ। नो सर। जितनी पावर से कोई इधर इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतनी पावर से इधर, बराबर, इक्वल बट अपोजिट, तो ये सेंट्रल डिस्टर्ब होगा क्या? नो सर। नहीं। नो सर। तो बस यही बात है कि हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर 2.1, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में ही रहेगा, ना इधर शिफ्ट हुआ ना इधर शिफ्ट हुआ, तो इसमें ये सेंटर में रहेगा, पहली बात। जबकि इसमें देखो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3। ये मैंने लिख दिया, तुम्हें वैसे भी मालूम है क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए वो उस तरफ चला गया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज्यादा है। अब इसकी ताकत ज्यादा है, जैसे सपोज मान लीजिए ये देखो, अब ये अलग अलग एटम हो गए, ये अलग है ये अलग है, इसकी ताकत ज्यादा है तो इधर खिंच गया इलेक्ट्रॉन, इसकी ताकत ज्यादा हुआ तो इधर खिंच जाएगा। तो Cl ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए वो Cl ने इधर खींच लिया। ये दिख रहा है आपको? तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज सेपरेट हो गया, दिखने लगा पॉजिटिव, इसमें कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, इस पे भी 0 इस पर भी 0। तो ये बात समझ आ गई अब तुमको? यस सर। अच्छे से? यस सर। तो यहां डाइपोल क्रिएट हो गया, एक का नाम पॉजिटिव दूसरे का नाम नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल हो गए, ये दो पोल दिखने लगे। यहां पर ऐसे डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ, यहां पर डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई फोर्स लग रहा हो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जो डाइपोल मोमेंट हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर तुम पढ़े हो कि नहीं, अभी वेक्टर जानते हो कि नहीं थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर, पता है। तो यहाँ पर
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे बोलते हैं हम डाइपोल क्रिएशन। तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया। जब यहाँ पे डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है म्यू वो 0 रह गया और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का कोई वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। हो सकता है 0.5 आ जाए, 0.3 आ जाए, 1.4 आ जाए, 1.5 ऐसे तो कुछ भी आ सकता है। तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस अपन को ऐसा लिखना है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 है। अब बताओ ये बात समझ आ गई अच्छे से तुमको? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना, अब ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में रहने चाहिए ये इधर शिफ्ट हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम which acquire the negative charge another positive charge, ठीक है। तो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ उसका मेजरमेंट किया जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। बात समझ आई? अब जो मेजर करेंगे हम कि 0 आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, वो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज का जो मेजरमेंट है वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। सब देखो इधर, ध्यान देना बच्चों, लिखना बंद करके। अब बताओ, पहले एक अपन एग्जांपल लेते हैं। H2 का डाइपोल मोमेंट 0, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है 0, O2 का डाइपोल मोमेंट 0, N2 का डाइपोल मोमेंट 0। क्यों 0? Cl2 का डाइपोल मोमेंट 0, Br2 का डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। तो इनके डाइपोल मोमेंट 0 क्यों दिख रहे हैं तुम्हें बताओ? क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम से बने हैं। देखो ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब बात समझ आई? पहली बात समझ आ गई अब आपको ये? यस सर। आइडेंटिकल एटम से मिलकर के जो बॉन्ड बन रहा है उनके डाइपोल मोमेंट क्या रहेंगे? 0। तो ये सिंपल बात हुई। पहले लिखो इसको। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद है, F की सबसे ज्यादा होती है, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिख रहा हूं। अगला पॉइंट, इसकी 4 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 2.3 होती है। अब बताओ सबसे ज्यादा, अगर मैं HF बनाऊं, HF, HCl, HBr, HI, अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ जल्दी? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो बस सबसे ज्यादा इसने खींच लिए इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा कम इसने खींचे, उससे थोड़ा कम इसने खींचे, उससे थोड़ा कम इसने खींचे। तो सबसे ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आया और पार्शियल पॉजिटिव इस पर। इस पे थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, और ये देखो ये और कम हो गया। और अगर हाइड्रोजन ले लेते इस तरफ तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं खींच पाता, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में रहता। तो इस पर चार्ज 0, इस पर भी 0 रहता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस पर भी निगेटिव है, इस पर भी निगेटिव पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है,
इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है। अब बताओ, बोले सर आप बोल रहे सबसे ज्यादा इस पे, तो ये तो दिख नहीं रहा है, यहाँ कम होना चाहिए, तो यहाँ 2 डेल्टा लगा देते हैं अपन, ऐसे 2 डेल्टा लगा देते हैं, ये 2 डेल्टा। 2 डेल्टा लगाने का मतलब चार्ज और कम हो गया, 2 डेल्टा लगाने का मतलब चार्ज और कम हो गया। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ एक और डेल्टा लगा दो तो और चार्ज, क्योंकि यहाँ पर Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, ये ऐसे डेल्टा लगा देंगे, ये 4 लगा देंगे इसमें ऐसे। ये बच्चों जैसी बात समझा दी मैंने। तो सबसे ज्यादा चार्ज का सेपरेशन इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, और सबसे कम हाइड्रोजन में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमें क्या दिखाई देने लगा? 0। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए? Fluorine. सोच के बताओ। बहुत सही, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का होगा। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। ये तो कितना सिंपल है भाई। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा है, एक्सप्लेन करो, तो कितना सिंपल, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन से, तो HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा है। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, I की और कम हो गई, तो डाइपोल मोमेंट कम होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट आप लिख लो, ये पॉइंट लिख लिया तो ये पॉइंट भी लिख लो। बच्चों समझ आया कि नहीं आपको ये पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो बहुत सिंपल है, बस बात समझने की है, छोटी सी बात समझने की है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी, डाइपोल मोमेंट भी कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, उससे कम इसने खींचा, उससे कम इसने, और सबसे कम इसने, और यहाँ तो बिल्कुल बराबर है। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो ये नेट यहीं के यहीं रहा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया, ये वाला। समझ आ गया बेटा? अब कोई क्वेश्चन पूछे कि HF से HCl, HBr, HI तक डाइपोल मोमेंट कम क्यों होता है, तो आंसर क्या दोगे? Electronegativity decrease. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है F2I, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होता है। चलो देखो बेटा ध्यान से, अब डाइपोल मोमेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं, बहुत सिंपल है मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये देखो, एक एटम ये, एक एटम ये, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया बॉन्ड लेंथ, ये हो गया। देखो अपन ने ले लिया HF, ये हो गया। तो यहां से यहां तक का जो बॉन्ड लेंथ है वो HF का बॉन्ड लेंथ हो गया, इसे आपने D बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। आप चाहे तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये है और ये है HF, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये D हो गया, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर, बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई, ये और ये एक ही चीज है बेटा। बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. ये
हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये फ्लोरीन का एटम हो गया, दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी समझा दिया मैंने। अब इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में हो तो इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है तो इस पर आ गया है पार्शियल निगेटिव, इस पर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ गया ये तो। और ध्यान देना, जितना, अब जरा सोचो कि ये जितना इधर शिफ्ट हुआ है तो जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आया उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर आया। चार्ज बराबर है, पर इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इक्वल। जैसे मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए तो मेरे पास 50 रुपए कम हो गए, तुम्हारे पास 50 रुपए बढ़ गए, तुम्हारे पास +50, मेरे पास -50। समझ गए, वैल्यू बराबर है, 50 माइनस में आपके पास, 50 प्लस में मेरे पास। तो इस तरह से वैल्यू एकदम बराबर है। तो हमने इसको मान लिया Q। यदि मैं इसको Q मान लूं तो ये भी Q है, तो म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। Q जो हो गया बेटा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो चाहे इसका ले लो चाहे इसका, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। Q is the magnitude of charge और D is the इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम इसको पूरा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मान लें, ध्यान से सुनना, मैं इसको प्योर +1 और इसको प्योर -1 मान लूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड बन गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डी को मीटर में दिया जाना चाहिए, आपको मीटर में दी जाएगी, मीटर में। तो आपका Q हो गया कूलम और डी हो गया मीटर में, कूलम मीटर। और ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा यूनिट होता है, ये आपका ऐसा यूनिट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बच्चों सीजीएस में इतना लिखते हैं, सीजीएस में भी लिख सकते हो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, ठीक। तो यहां पर आपको सेंटीमीटर में लेना है, ये सेंटीमीटर में लेना है। तो ESU इंटू सेंट, अगर आपको ये सीजीएस में दिया जाए, ये सीजीएस हो गया तो इसका यूनिट दूसरा बन गया सीजीएस में ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। बच्चों ये ज्यादातर आपको एंस्ट्रॉम में दी जाती है, ध्यान से सुनना, ये ज्यादातर एंस्ट्रॉम, पहले फिर से, आपको ये कूलम में दिया जाए तो आप ये मीटर में यूज करेंगे, आपको अगर ये ESU में दिया जाए तो आप ये सेंटीमीटर में यूज करेंगे। तो क्योंकि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, आपको मालूम है ना। तो ये कूलम और ये मीटर, तो कूलम मीटर में यूज करना है, ESU सेंटीमीटर, तो ESU सेंटीमीटर में यूज करना है। अब ज्यादातर ये एंस्ट्रॉम में दिया जाएगा, बच्चों ध्यान से सुनना, एंस्ट्रॉम में दिया जाएगा। तो 1 एंस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यदि ये एंस्ट्रॉम में दिया जाए तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 10⁻⁻10 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, एंस्ट्रॉम में दिया जाए ये जो भी वैल्यू, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 10⁻⁸। तो ऐसा ध्यान रखना। समझ गए आपको बात समझ गए आप लोग? तो बच्चों समझ गए कि नहीं? Yes, हेलो? sir. तो MKS यूनिट यहाँ, तो ये MKS यूज करना, ये अगर CGS है तो ये CGS यूज करना है। यदि एंस्ट्रॉम में दे तो उसको मल्टीप्लाई करके उसमें बदल देना।
और ध्यान से सुनो बच्चों, ESU सेंटीमीटर को आप डिवाई भी बोल सकते हो, डिवाई, इसका एक और नाम है, दोनों मिला के डिवाई हो जाता है। ESU इंटू सेंटीमीटर को डिवाई भी बोलते हैं। तो कई बार डिवाई लिखा रहे, डिवाई को शॉर्टकट डी भी लिख देते हैं, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इसका मतलब ESU सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो आप ये म्यू दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो। तो म्यू को कूलाम मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू को ESU सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, अलग अलग लिखना था पर तो मैंने ये निशान लगा दिए, ये सिंबल लगा दिया, ये और ये यूज करना है, ये और ये यूज करना है। लिख लो इसको। लिख लिया? तो बच्चों Q तो आपको हमेशा याद, Q तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और D जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस होता है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, ये Q इंटू डी का प्रोडक्ट, Q और D का प्रोडक्ट म्यू कहलाता है। ठीक है, इसे आपने, इस म्यू को आप बोलोगे कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। हाँ, आगे कैलकुलेटेड लिख लेते हैं, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब हमने कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मान करके इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया है, कंप्लीट पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने। अब देखना बच्चों, अब आप इस कंप्लीट, ऐसा ये अगर आपको Q मालूम है और D आपको दिया जाए तो म्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? आपको क्या डेफिनेशन है Q इंटू डी? बहुत सिंपल है, Q इंटू डी। Q क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और D क्या है? एंस्ट्रॉम में दिया जाए तो मीटर में, और मीटर में दिया जाए तो फिर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। सेंटीमीटर में दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दिया जाए तो सेंटीमीटर में आप कर लीजिए। और ESU इंटू सेंटीमीटर का दूसरा नाम डिवाई है। अब आप इसकी हेल्प से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाता है ये। ठीक है, और दूसरा होता है एक ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू मिलता है प्रैक्टिकल करने से, ये पेपर पे नहीं, पेपर पे आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, और ऑब्जर्व वैल्यू आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक म्यू और होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल। ये म्यू ऑब्जर्व, या इसको आप एक और नाम दे सकते हो, म्यू ऑब्जर्व, म्यू एक्सपेरिमेंट और म्यू ऑब्जर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको मिलता है। तो
तो ये क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आप कैलकुलेटेड नहीं है, तो ये गिवन इन ए क्वेश्चन। गिवन इन ए क्वेश्चन। तो आगे जब ये क्वेश्चन में दिया जाए और म्यू कैलकुलेट, ये जो म्यू कैलकुलेट है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो क्यू इंटू डी से, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। किसी बॉन्ड का अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो ये तरीका होता है। म्यू ऑब्जर्व आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। म्यू कैलकुलेट आपको डी दिया जाएगा, क्यू नहीं दिया जाएगा। क्यू फिक्स है, क्यू आपको मैंने बता दिया। सीजीएस में 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 और एमकेएस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डी दिया जाएगा। तो आप क्यू इंटू डी से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू का कैलकुलेटेड वैल्यू, म्यू का ऑब्जर्व वैल्यू आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा आपके बॉन्ड में कि उसका इसमें कितने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आया। ये जो आयनिक कैरेक्टर आपको दिख रहा है ये कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड है, ये 100% है कि 10% है कि 20 है कि 50 है, ये आपको आ जाएगा। लिख लिया, ये लिख लिया फार्मूला। समझ आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें में आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, ये देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ AB इज 1.7 डी। डी का मतलब डिवाई, डिवाई का मतलब ESU इंटू सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 8.5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द AB बॉन्ड। तो बच्चों ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो ये आपको जो दिया जा रहा है, ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है, म्यू एक्सपेरिमेंटल है। बोले सर कैसे? क्योंकि आपको बॉन्ड लेंथ दी जा रही है, क्यू आपको मालूम है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आप इससे निकाल लेंगे। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल ये आपका 1.7 डी। इस 1.7 डी का मतलब डिवाई, जिसमें आपको मैंने बताया था ESU इंटू सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। डिवाई की यूनिट ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पर देखिए आपको ये कैलकुलेट करना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ESU इंटू सेंटीमीटर में ESU का वैल्यू, ध्यान से सुनना बच्चों, ESU का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -10 और सेंटीमीटर में एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए 10 टू द पावर -8। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये फिक्स है, ये कई बार नहीं लिख के दिया जाता। तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -18।
ये 10 टू द पावर -18 नहीं लिख के दिया जाता, केवल ऐसा लिख देते 1.7 डी 1.8, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस इसमें आता है 10 टू द पावर -10, ESU में आता है 10 टू द पावर -10 और सेंटीमीटर में आता है 10 टू द पावर -8। तो डिवाई में ये लिख के नहीं दिया जाता है, तो हमको ये लिख के देख लेना होता है, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ठीक है। और Q आपका Q कितना दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, ESU मैंने आपको बताया ये 10 लिख के दिया, इसमें 10, ये 10, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, D से। D कितना है, डिस्टेंस 8.5 एंगस्ट्रॉम, 8.5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये देखिए सेंटीमीटर के लिए आप 10 टू द पावर -8 से और ESU के लिए 10 टू द पावर -10, तो ये वैल्यू फिक्स रहती है। अब मल्टीप्लाई आपको इसको और इसको करना है, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये जब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप 10 टू द पावर -18, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये देखो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, तो ये आप यहाँ पर रख देंगे बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर -18, और ये आप मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। 10 की पावर -18 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना परसेंटेज आपका आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करो, कितना आता 4000 40.8. है, अरे ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे क्या आप लोग, ये लिख 40 देना यहाँ पे 40.8. 45.8। सर 40.8 40.8 ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई करके 40.8 ये हो गया चलिए। और अब इसे आप ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इसे आप सॉल्व कर लेना, उतना परसेंटेज आपका इसमें आयनिक कैरेक्टर रहेगा AB में, उतना परसेंट आयनिक कैरेक्टर रहेगा। ये आप AB का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लो इसको। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह का नीट में पूछा गया, ये मैंने मन से बना के दिया, वैल्यू मन से बना के दी, इसकी AB लिख दिया, तरीका आपको समझ आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ? Yes, sir. यस सर। तो इसको कर लें, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, बस ये बार बदल दिए मैंने, ये मन से लिख के दे दिए, बाकी आपको सारी बातें समझा दी हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ये लिख लो। लिख लिया बच्चों? तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि किनका किनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और किनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ये बात हमको समझना है। चलिए देखिए, तो मेन पॉइंट पर आइए। व्हेन, अगला पॉइंट है ये,
when geometry is regular, ज्योमेट्री यदि रेगुलर है, then dipole moment mu will be 0. ये चीज समझिए, when geometry ऑफ मॉलिक्यूल, आप चाहें तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के ही लिए लिखते हैं, मॉलिक्यूल इज रेगुलर, रेगुलर का भी मतलब समझा रहा हूं, when geometry of molecule is distorted, then dipole moment is positive, any positive value. तो आपको ये वैल्यू याद नहीं करना है, बस ये समझना है कि इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें 0 आएगा। तो अब रेगुलर का मतलब क्या है? when geometry is regular, रेगुलर का मतलब है, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम से सेम एटम जुड़े हो तो रेगुलर। पहली बात, रेगुलर मीन्स when all the atoms attached with central atom are same, ठीक है, ये पहली बात। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम मस्ट एब्सेंट। तो लोन पेयर एब्सेंट हो और सारे एटम, जितने भी एटम है वो सेम हो, ये दो चीज अगर हैं तो ज्योमेट्री को हम रेगुलर बोलते हैं। और इनमें से कोई एक अलग हो, इनमें से कोई एक, या तो डिफरेंट एटम अटैच हो या लोन पेयर आ जाए, तो फिर हम उसे बोलने लगते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो पहले लिखिए, when geometry is regular then dipole moment will be 0. If geometry is distorted, irregular, then dipole moment is positive. तो पहले ये दो बात लिखिए। लिख ली दोनों बातें आपने? अब देखो बेटा, जो रेगुलर ज्योमेट्री, उसका मतलब क्या होता है? रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है सेंट्रल एटम से सारे एटम सेम जुड़े होना चाहिए। इधर देखो, ये मैं पकड़े हूं जहां पर, वो हो गया सेंट्रल एटम। यहां पर आपको दो एटम सेम दिख रहे हैं, ये डिफरेंट दिख रहा ब्लू, इसका मतलब ये वाला मामला बन गया। तो सेंट्रल एटम से, व्हेन सेंट्रल एटम से सारे एटम सेम जुड़े हों, तब तो डाइपोल मोमेंट, उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। अकेले इससे काम नहीं चलेगा, ये भी सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो लोन पेयर ना हो और सारे एटम सेम जुड़े हो तो फिर ज्योमेट्री रेगुलर होती है। अगर कोई एटम डिफरेंट आ गया या उस पर लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम पर, तो फिर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इनमें से कोई भी, यहां पर एंड लिखा है मैंने, दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें ये आ जाए या ये आ जाए, कोई भी, दोनों भी हो सकते हैं तो भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। एक आ जाए, डिफरेंट एटम्स आ जाए तो भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, अकेला लोन पेयर आ जाए तो भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ दो केस हैं एक्सेप्शन इसके, बस बाकी सब जगह ऐसा लगेगा। तो अब बात समझ आई आपको कि नहीं आई? यस सर। तो आपने लिख लिया ये? यस सर। अब मैं आपको एग्जांपल में ले चलता हूं, देखो।
ध्यान दो बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ, तुमने BeF2 पढ़ा है, BeF2 पढ़ा है, तुमने BeCl2 पढ़ा है। देखो बेरिलियम पर दोनों फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, आइडेंटिकल एटम है, और बेरिलियम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो बिल्कुल कोई लोन पेयर नहीं है इस पर। और जितना फ्लोरीन इस डायरेक्शन में खींच रहा है उतना ये फ्लोरीन इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। जबकि इसको देखो, एक तरफ F लगा दूं और एक तरफ Cl लगा दूं। अब बताओ, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और इसकी 3 है। तो बताओ बेरिलियम सेंटर में, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचना चाहिए, फ्लोरीन की तरफ कि Cl की तरफ? बताओ जल्दी। फ्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा, माने कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करेगा ये भी खींचेगा इधर, ऐसा ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट इसका पावर कम है, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है। तो नेट डायरेक्शन ये बनेगा, ठीक है। इक्वल नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ, इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए, ये बिल्कुल इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। बोले सर कितना पॉजिटिव होगा? ये नहीं निकालना। ये कैसे निकाल सकते हो? जब आपको इसका वो दिया जाए, बॉन्ड एंगल हो और बहुत सारी चीजें हो, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आगे आपको सिखाएंगे हम। तो फिर ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, बस 0 नहीं होगा। ये बात समझ में, तो बात समझ आ गई आपको ये? यस सर। तो फटाक से पहला एग्जांपल लिख लो ये। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हो गया बेटा? इधर देखो सब लोग, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और NF3, इधर देखो, अब ध्यान से देखना। जब बोरान, आप अभी डायग्राम बना चुके हो, 3 क्लास पहले BF3 का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल चुके हो, और ये ऐसा होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये बिल्कुल एकदम ट्राइगोनल प्लेनर, और ये ऐसा नहीं होता। ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, वो आप बना चुके हो। ये देखो, ये नाइट्रोजन एक आ गया लोन पेयर। जैसे ही सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आया तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड। इसकी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब बताओ, यहां देखो बच्चों, यहां देखना ध्यान से, ये तीनों एक जैसे हैं। यहां बिल्कुल तीनों एक जैसे हैं। देखो इधर, जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है, उतना ही ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस तरफ। तो बच्चों ध्यान से देखना, इन दोनों का नेट ये बनेगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये 50, ये 50, 100 हो गया, दोनों का आधा कर दिया, एवरेज ये हो गया। अब बताओ, जितना ये है उतना ये हो गया। इन दोनों के बीच ये बन गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों के बीच ये नेट बन गया, तो इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हो रहा है? सब एक दूसरे के नेट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और इसको आप बोलोगे रेगुलर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। रेगुलर
रेगुलर ज्योमेट्री है बेटा, और ये ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड है। अब बताओ यहां पर ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखना तुम लोग, ये ऐसा है, ये ऐसा बन रहा है, क्या ये इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करने वाला इस तरफ लगा है क्या अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं है। क्या इसके डाइपोल मोमेंट को इधर कैंसिल करने वाला लगा है? नहीं लगा। तो ये इनका नेट बन जाएगा कुछ ना कुछ, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इनका नेट ये बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं होगा। जीरो कब आता? जब ये इधर खींचता और ये इधर बिल्कुल ऐसा लगा होता, ये इधर पीछे इसके लगा होता, तब वो जीरो आता। तो यहाँ जीरो नहीं आएगा। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर नॉन जीरो ऐसा लिखिए या पॉजिटिव लिखिए, ऐसा दोनों। तो ये दोनों बनाए जल्दी से। बच्चों देखना, दिखने में BF3 NF3 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। बोले BF3 NF3, इसमें एक एटम, इसमें ये वाला एटम, इसमें भी 3, इसमें भी 3, एक जैसे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। आगे बताना, हो गया बच्चों? अब मुझे ये बताना तुम लोग, CH4 CCl4 इनके डाइपोल मोमेंट, इधर देखो CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 इनके डाइपोल मोमेंट। तो बताओ, सोच पा रहे हो? इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल ऐसी होगी, सामने देखना मेरी तरफ, ये बिल्कुल ऐसा रेगुलर टेट्राहेड्रल, ये कल आप बना चुके हो ज्योमेट्री, सबकी ज्योमेट्री आप बना चुके हो। ये देखो ऐसा, सब ध्यान देना तो एकदम बात समझ आएगी। ये देखो, ये बिल्कुल एकदम रेगुलर टेट्राहेड्रल है, ये ऐसा रेगुलर टेट्राहेड्रल, इसमें कहीं डिस्टॉर्शन नहीं है, कहीं भी डिस्टॉर्शन नहीं। जब ज्योमेट्री रेगुलर, बोले सर इधर देखो बच्चों, 1 2 3 तीनों का नेट ये बनेगा जो इसको कैंसिल करेगा। अच्छे से देखो, ये 1 2 3 तीनों का नेट ये कैंसिल हो जाएगा, इससे नेट इसको कैंसिल करेगा। ये देखो, इसको, इन तीनों का नेट ये बनेगा जो इससे कैंसिल होगा। ठीक है, इसका नेट ये और ये इधर का नेट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब एक जैसे होने के कारण रेगुलर ज्योमेट्री है, और सब एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही Cl लगा लेना 4, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ देखना, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब कुछ चेंज हुआ। देखो ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इन तीनों का नेट बनाओ, इन तीनों का नेट बना ये बच्चों, ये 1 2 3 इन तीनों का नेट ये बन रहा है, लेकिन ये तो अलग है ना, ये 3 सेम है, तो इन तीनों का नेट ये बन गया, ये अलग है, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर डाइपोल मोमेंट म्यू जीरो नहीं होगा, म्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगा, म्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये नीट में आया है बच्चों, ये नीट में आया है, और इसके आगे भी एक बात आगे बताएंगे, वो भी नीट में आया है, तो ये ध्यान रखना है आप। आया समझ कि नहीं आया, बताओ? Yes. यस सर। तो पहले आपको हम सिंपल बात समझाना चाह रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने?
केमिस्ट्री में एक भी क्लास अगर आपकी गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो समझ में आता नहीं है। अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये पढ़ा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एकदम क्लियर है आपको, ज्योमेट्री क्लियर है, तब आपको ये बात समझ आ रही है, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती। ये देखो, अब हमको बताना ध्यान से, हमने ले लिया CF4 और ले लिया SF4 और CF4। बच्चों SF4 और CF4 यार दिखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इधर देखो, कल ही समझाया है मैंने, सल्फर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये देखो, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो, और 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, इस पर कोई लोन पेयर नहीं और सारे एटम सेम जुड़े हुए, तो म्यू 0 हो गया। और इसको देखो बच्चों, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये देखो 1 लोन पेयर आ गया। कल आपने बनाया था सीसॉ शेप, ये सीसॉ शेप था। और बच्चों ये जैसे ही सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया तो इसकी ज्योमेट्री सीसा शेप माने डिस्टॉर्टेड हो गई और इसका म्यू नॉन जीरो हो जाएगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा। CF4 बिल्कुल वैसा बनेगा, CF4 ये आपने बनाया था 1 2, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल बिल्कुल। बोले फिर सर ये मैंने समझाने के लिए कि आपका लोन पेयर इस पे नहीं है, जबकि इस पे एक लोन पेयर आ गया, ऐसा देखा एकदम समझ आ गया यार ये तो शीशा शेप है और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए, ये F4 है। तो ऐसा बना के देख लिया, तुरंत समझ आ जाएगा कि डाइपोल मोमेंट किसका 0 है, किसका नॉन 0 है। ये नीट में पूछा गया ये। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब इसको देखो, BeH2 और OH2 का मतलब H2O, पानी है, ऐसा भी लिख सकते हो, H2O, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H2O। अब बताओ BH2 और OH2 या H2O, तो बच्चों आप जानते हो बेरिलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लिया उससे, और ऑक्सीजन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन ये, और H2O इस तरह से बनता है और ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। बच्चों इसका ऐसा शेप नहीं होता, ऐसा शेप नहीं है इसका, ये गलत है ऐसा बनाना। ये V शेप आपको लिखा चुका हूं मैं, V शेप है ये। और अब बताओ क्या ये इसको कैंसिल कर देगा ऐसा? यदि मैं ऐसा रखूं, ऐसा रहे बेटा, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना पावर से ये इधर खींच रहा है उतने पावर से ये इधर खींच रहा है, ऐसा। या उल्टा सोचो, जितने पावर से ये प्रेस करे उतने ही पावर से ये प्रेस करे तो भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, 0, और यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, नॉन 0। बोलो समझ आई बात? समझ आई कि नहीं ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लें इसको, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं भले यार, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, या ऑक्सीजन तो सेम, पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा। आप बना चुके हो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर बेटा, ये आप बना चुके हो, ये sp और लीनियर होता है बिल्कुल, और इसलिए 0 आएगा डाइपोल मोमेंट, ये 0 हो जाएगा। और ये sp3 होता है, V शेप होता है बच्चों, ये 0 नहीं होगा। अब बताओ कुछ समझ आया आपको? Yes, sir. मोमेंट
तो बहुत अच्छे से डाइपोल मोमेंट को समझिएगा। बहुत मैंने सिंपल एग्जांपल दे दे के आपको समझा दिए हैं, आप बिल्कुल अच्छे से कर लें इसे, क्योंकि ये आएगा। ये देखो, अगर मैंने आपको CO2 दिया और SO2 दिया, अब आप ये मुझे सॉल्व करके बताओ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन भी मालूम है, आपने अब भी लिखे, ये करके बताओ मुझे। इतनी देर नहीं, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ऑक्सीजन से ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड ऐसा बन गया। ये बच्चों इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, बराबर पावर है, पावर बिल्कुल बराबर है। देखो, और कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं बचा, ये कार्बन बिल्कुल सेंटर में है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई बिल्कुल, तो ये म्यू 0 हो गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp, और ये लीनियर है। ऐसा CO2 SO2 जैसा नहीं बनेगा, SO2 ऐसा नहीं बनेगा, SO2 ऐसा बनेगा। बच्चों ध्यान देना मेरी तरफ, ये देखो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड ये है वैसे ही डबल बॉन्ड ये, वैसे इधर भी डबल बॉन्ड है, और ये देखिए एक लोन पेयर आ गया। तो जैसे ही लोन पेयर आया, ये रिपल्सन करने लगेगा, ऐसा ये रिपेल करने लगेगा, LP-BP रिपल्सन, ये रिपल्सन हो गया, LP-BP रिपल्सन, ये हो गया LP-BP रिपल्सन। ये एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा, एक लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर आया, इसका शेप जो हो जाएगा वो V शेप हो जाएगा। बच्चों ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी इस लोन पेयर के कारण, इसलिए इसका म्यू नॉन जीरो आएगा और इसका म्यू 0 आएगा। देखो क्या दिखने में दोनों एक जैसे, बट इसमें एक लोन पेयर है, इसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम से दोनों एटम चेन जुड़े हैं। देखो यहाँ भी दोनों एटम चेन जुड़े हैं, पहली शर्त दोनों मान रहे हैं, पहली कंडीशन दोनों, और दूसरी में यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। ये V शेप हो गया और ये लीनियर रहा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो अभी मैंने आपको छोटे छोटे यार, अभी आप 10th to 11th आए हैं, उससे ज्यादा मतलब मैं तो जितना चाहूँ उतना पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए पहले सिंपल एग्जांपल, लेकिन इतना जरूर पढ़ना है कि आपको पूरी बुक बाद में समझ में आने लगे। लिखिए इसको, लिख लिया बच्चों? अब बताओ मुझे, आज की क्लास पूरी समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? Yes, sir. यस तो सर। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। डाइपोल मोमेंट पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से तैयार करके, और आज टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग में ही रहेगा आपका संडे को, ठीक है। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।